In performance management, there is a cycle that we call performance appraisal. In the performance appraisal, or during the year, we have to work on the feedback, and feedback is essential. And now the world has evolved, the world has changed. They have confirmed and transformed the feedback into feed forward. In other lectures, we will be going to talk about feed forward as well. For example, we have goals for the performance management. हमारे performance management के goals होते हैं और performance management के goals के against हम अपने employees को feedback देते हैं. For example, हमारे पास दो situations हैं, feedback and no feedback. और इन दो situations के against या तो goals meet हो रहे हैं या तो goals meet नहीं हो रहे. फीडबैक गोल अगर मीट हुए नहीं हुए, नो फीडबैक गोल्स मीट हुए हैं और मीट नहीं हुए, उस पर हम बात करेंगे. सो कैटेगरी नंबर 1, फीडबैक. एम्प्लॉय अवेयर ऑफ गुड परफॉर्मेंस, कंटिन्यूड गुड परफॉर्मेंस. अगर एम्प्लॉयज के गोल्स मीट हो रहे हैं, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, तो हमें ऐसी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जो मीट हो गई है उस पे फीडबैक देना चाहिए. इससे एम्प्लॉयज को पता लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है और मेरी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है, तो वो अपनी गुड परफॉर्मेंस की कैटेगरी को कंटिन्यू रखता है. जब गोल्स मीट नहीं होते फिर भी फीडबैक दीजिए. एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस की क्या डेफिशिएंसीज हैं. जब उसको अपनी डेफिशिएंसीज का पता लगेगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रिव्यू होंगी, कैसे इंप्रूव होंगी, वो उसको बेहतर तरीके से समझ सकता है और बेहतर तरीके से उसको इंप्रोवाइज भी कर सकता है. अगर एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होगा कि मेरी कौन सी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट्स हैं, कौन से परफॉर्मेंस गैप्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, तो वो कभी भी अपने आप को इंप्रोवाइज और इंप्रूव नहीं कर सकता. सेकंड कैटेगरी के अंदर नो फीडबैक. अगर गोल्स मीट हुए हैं फिर भी फीडबैक नहीं देते, गोल्स मीट नहीं हुए फिर भी वो लोग फीडबैक नहीं देते. तो आइए इस पे बात करते हैं. अगर गोल्स मीट हुए हैं और आपने फीडबैक नहीं दिया तो एम्प्लॉयज को अपनी गुड परफॉर्मेंस का पता नहीं लगेगा. जब गुड परफॉर्मेंस का पता नहीं लगेगा तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी. जब परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी तो इन द एंड जो आपके एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, कंप्लीट ईयर के या 2 इयर्स के, 5 इयर्स के, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म गोल्स हैं, वो अचीव नहीं हो पाएंगे. और ऐसे एम्प्लॉयज प्लान करते हैं कि हम आपके साथ मजीद अरसा काम नहीं करेंगे. वी विल मेक अ प्लान फॉर डिपार्चर बिकॉज दे डोंट नो either they are doing a good performance or a bad performance. नो फीडबैक कैटेगरी के अंदर जब गोल्स मीट नहीं होते तो एम्प्लॉयज को अपनी डेफिशिएंसीज का पता नहीं होता. डेफिशिएंसीज का पता नहीं होगा, पुअर परफॉर्मेंस रिमेन्स पुअर ऑल द टाइम. जब पुअर परफॉर्मेंस पुअर रहेगी तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉन परफॉर्मर, पुअर परफॉर्मर टैलेंट है वो लॉन्ग टर्म स्टे करेगा. अगर वो लॉन्ग टर्म स्टे कर गया तो कोई भी अच्छा और परफॉर्मिंग टैलेंट आपकी कंपनी में नहीं रुकेगा. जब अच्छा टैलेंट आपकी कंपनी में नहीं रुकेगा, योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस गो डाउन. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सैंडविच टेक्निक. While it is easy to praise an individual, it is often more difficult to give a bad news or a feedback on a poor performance. सैंडविच अप्रोच क्या होती है वो हम अपने एक मॉडल में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड FEED मॉड्यूल. FEED मॉडल के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम, उसके बाद हम बात करते हैं एविडेंस, थर्ड हम बात करेंगे इफेक्ट्स, चौथी हम बात करेंगे डायग्नोस. डिलीवर परफॉर्मेंस
feedback with a feed. In the frame, convey a positive intent. उसे बताइए मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया. You have to convey the message और आप उसको अपनी पॉजिटिव नियत कन्वे करें कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो केपीआईज हैं, जो हमने साल के शुरुआत में या क्वार्टर में डिसाइड की थी और आपने उसको कंप्लीट कर लिया, वेल डन, गुड जॉब, अमेजिंग जॉब, और मैंने आपकी परफॉर्मेंस को 100 आउट ऑफ 100 दे रहा हूं, आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेलेंट कह रहा हूं, and say them, I liked your performance. After this frame activity, go to the evidence. Describe facts on what you have observed. आप उससे बताएं कि मैंने आपकी परफॉर्मेंस सेल्स के नंबर से नोटिस की है, मैंने आपकी परफॉर्मेंस आपकी प्रेजेंटेशन से नोट की है, मैंने आपकी परफॉर्मेंस हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन और ब्रांडिंग से नोट की है कि आपने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. आई हैव एविडेंस ऑफ दैट परफॉर्मेंस. What you like, if you don't have evidence, your feedback will have a no worth and value. When you are giving positive feedback or a negative feedback, you must have a solid, concrete evidence to justify that praise, appreciation, and recognition as well. After evidence, we have to work on third word, that is called effect. Describe your reaction to behavior or action. आप उस परफॉर्मेंस को, जो एविडेंसेस आपने इकट्ठे किए हैं उस परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए, नाउ शो योर रिएक्शन, बिहेवियर और एक्शन. रिएक्शन, स्माइल, हैप्पी फेसेस, और पूरे जितने भी आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं सबको बुलाएं, उनके लिए क्लैपिंग करवाएं, सर्टिफिकेट दें, स्टार परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, एटलीस्ट एक अच्छी सी ईमेल ड्राफ्ट करें, पूरी कंपनी को रन कर दें. वो नहीं कर सकते जो आपका छोटा सा ग्रुप है उसमें ईमेल रन कर दें, और जब अप्रेजल हो रहा हो तो उसके अगेंस्ट उसको सर्टेन रिवॉर्ड्स दे दें. दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टू बिहेवियर और एक्शंस. The fourth word that is very important, that is called diagnose. And before the diagnose, this has this effect, I feel this. ये वाली स्टोरी बता के आप मूव हो जाए डायग्नोस वाली लेवल पे. In the diagnose, describe alternative and suggestion for improvement, invite a response. And आपको लगता है ये परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि there's no nothing in the world is 100% perfect. There is a areas of improvement. उसमें रूम होता है बेहतर होने के लिए. Describe the alternative and suggestions for improvement. कहीं पे आपको improvement वाली चीज लगती है, लास्ट में आप उन्हें कह सकते हैं. ये जो केपीआईज आपने अचीव किए हैं, OKRS आपने जो अचीव किए हैं, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट जो आपने अचीव किए हैं, गोल्स जो आपने अचीव किए हैं, आपकी पोटेंशियल 150% है, आपने 135% अचीव किया है. 15% जो रिमेनिंग गैप था आपके पोटेंशियल के हिसाब से, वो कैसे अचीव हो सकता है, आइए वन ऑन वन बात करते हैं. वहां से स्टार्ट होती है आपकी कोचिंग, एंड दैट इज कॉल्ड कोचिंग फॉर एग्जीक्यूटिव्स, दैट इज कॉल्ड कोचिंग फॉर सक्सेस. आप उनसे पूछे आपको क्या लगता है कि कौन सी कमी रह गई थी जो मजीद पूरी हो सकती है. डोंट गिव देम आंसर्स, रादर आस्क ब्यूटीफुल पावरफुल क्वेश्चंस, ताकि सामने वाला बंदा बता सके वो 15% का गैप कैसे पूरा हो सकता है. जब आप उससे पूछेंगे हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर एबिलिटी फ्रॉम 135% टू 150%, उस पर बात करेंगे तो वो बंदा आपको सजेशंस देगा. जैसी जैसी वो सजेशंस देता जाए आप उसको रिकॉर्ड करें, और उसमें से आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, तो आप देखिएगा सामने वाले टैलेंट की जो प्रायोरिटी है वो कैसे बन सकती है. उसके बाद आप सजेस्ट कीजिएगा कि वो 15% गैप पूरा करने के लिए उसको क्या करना चाहिए. इसके बाद जब वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाए तो ऑलवेज आस्क द सॉल्यूशंस, डू नॉट आस्क फॉर द प्रॉब्लम्स. जब आप सॉल्यूशन उससे पूछेंगे तो यू विल एंड अप विद अ वेरी हैप्पी कॉन्वर्सेशन, एंड दैट इज कॉल्ड फीड मॉडल. इन द फीड मॉडल, जहां डी वर्ड डायग्नोज खत्म होता है,
यहीं से शुरुआत होती है एक और मॉडल की जिसको हम कहते हैं ग्रो मॉडल। गोल्स, रियलिटी, ऑप्शंस, वे फॉरवर्ड। यहीं से एक और मॉडल की शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं डेयर मॉडल। DARE। D for direction, A for analysis, R for roadmap, and W for the way forward will। यहीं से कंप्लीट शुरू होती है आपकी डेयर मॉडल। और डेयर मॉडल के लास्ट में आखिर में आता है आपका E, एंड E स्टैंड्स फॉर एम्पावरमेंट। उस एम्प्लॉई को, उस टैलेंट को इतना एम्पावर कर दो कि वो कल आपको सॉल्यूशन से पहले सजेशंस प्रोवाइड करे। हाउ कैन वी identify the gaps and bridging these gaps through these performances as well. And now you have to say, what do you think? How does that sound? इस तरह के क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं ही समझता हूं आपका फीड कन्वर्ट हो जाएगा into a result oriented options as well. Now you can see as well the performance management process. Vertically, performance equals to what plus how, what targets, how targets. Functional competencies, behavioral competencies. We have already discussed too much in previous course as well, and in this video too as well. In the bottom, we have a plan, do, check, and in the line, diagonal line, there's a goal, and bottom of the goal we have covered feedback, we have covered coaching, we have covered the documentation of the performance management. And the do part, we'll do the monitor and manage and performance. And check part, we'll be doing performance review and rating, which is basically before the appraisals as well. Check performance review and rating. Review actual performance against agreed goals as well. Employee self-evaluation. जब अप्रेजल फिल होगा एम्प्लॉइज पहले अपने आप को इवेलुएट करेगा। इवेलुएट करने के बाद वही इवेलुएशन अपने लाइन मैनेजर को सबमिट करेगा। जब लाइन मैनेजर उसकी सेल्फ इवेलुएशन को अपनी एनालिसिस देगा तो उसको हम कहेंगे रिव्यू परफॉर्मेंस असेसमेंट विद एम्प्लॉई, और वहां से वन ऑन वन टॉक स्टार्ट हो जाएगा। एक्सचेंज द एविडेंस, ये वो मीटिंग होती है जिसमें एम्प्लॉई, लाइन मैनेजर एक दूसरे को परफॉर्मेंस लॉग्स के थ्रू एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं, और दोनों रेटिंग्स को अग्री कर रहे होते हैं कि जो रेटिंग मैंने अपने आप को दी है या जो लाइन मैनेजर मुझे रेटिंग्स दे रहा है उसकी क्या एफिकेसी हो सकती है। Simplified rating scale, only 3. Most of the rating 1, 2, 3, 4, 5, but in this course we'll be explaining just 3. So now you can see the performance rating system. At the left side, rating 1, 2, 3. After the rating, there's a category. 1 means partially performing. Rating 2 means performing. Rating 3 means excelling. Now let's talk about the partially performing. Hota kya hai? Job holder did not consistently meet below 75% expectations for performance, goal, and behavioral competency. 75% और 75% नीचे जितनी भी परफॉर्मेंस इसने की है वो बेसिकली है पार्शली परफॉर्मिंग। ये हर ऑर्गेनाइजेशन के जो नंबर्स हैं, रेटिंग्स हैं। इन सेकंड कैटेगरी we'll be going to talk about performing. Job holder has achieved 75%, 225% of expectations of performance goal and of behavioral competency. ये जो 75 और 125 वर्ड हमने यूज किया, हर ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग क्राइटेरिया डिफरेंशिएटेड होती है। बट टू अंडरस्टैंड दिस कोर्स क्राइटेरिया, परफॉर्मिंग का मतलब 75% एंड 125% होगा तो उसको हम परफॉर्मर कहेंगे। मींस दिस इज एम्प्लॉय हु कैन move to the next position next 2-3 years as well. Now, third rating of the category is called excelling. Job holder has consistently exceeded above 125% expectation for performance goal and behavioral competency. ये वो लोग होते हैं जो ready to move हैं,
ये वो लोग होते हैं जो फ्यूचर का टैलेंट रेडी है, आप इनको सक्सेशन प्लानिंग में डाल के नया फ्यूचर का रोल दे दीजिए, वरना ये लोग आपके पास रुकेंगे नहीं, बल्कि इनको पता है कि इनकी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी और इनकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी की मार्केट में कितनी वर्थ है, बिकॉज दे आर सुपरस्टार ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस सुपरस्टारडम comes from the performance rating क्योंकि कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करता है, मार्केट में पता लग जाता है who is the superstar in this organization. Now you can see the performance bell curve. बहुत सारे लोग कहते हैं परफॉर्मेंस बेल कर्व जो है जालमाना बेल कर्व है, जैक वेल्च ने इसको बड़े तरीके से इस्तेमाल किया, बट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ बेल कर्व. आइए बात करते हैं हम इसको कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं. So now you can see the red part, yellow part and the green part of the performance. सबसे पहले हम बात करेंगे the green part, उसको कहते हैं outstanding, उसको कहते हैं हम excelling. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20% ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं वो फ्यूचर में आगे जाएंगे या लीडरशिप रोल में जाएंगे, नेक्स्ट रोल में जाएंगे, तो उनके लिए हम 6 तरह की स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं. इस स्लाइड में हम उन 6 मॉड्यूल्स के नाम तो पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, बिकॉज बेल कर्व समझना इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा बहुत हम ट्विक करेंगे. नंबर 1, करियर एंड सक्सेशन. सक्सेशन का मतलब यह है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से बिहेवियरली, फंक्शनली 125% जो परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, ऐसे बंदे को टैलेंट पाइपलाइन में डाल दीजिए. और जो आपकी सी कैटेगरी के लोग हैं, सी सूट कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ इनका अटैचमेंट प्लान लगा दीजिए और उनको स्ट्रेच असाइनमेंट दीजिए, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव दीजिए. साल में जो 25 या 20 ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मली लोगों को देते हैं, इनको 20-25 के अलावा अदर प्रोजेक्ट्स भी ऑफर कीजिए ताकि ये और मजीद तरीके से तैयार हो जाएं. नंबर 2, ऑफर देम चैलेंजेस, टारगेट्स, और इनके टारगेट्स बाकी लोगों से अग्रेसिव होने चाहिए. फिर इनका कॉम्पिटेंसी मिक्स बनाइए, इनको एनालिटिकल स्किल पे काम कराइए, क्रिटिकल स्किल्स पे काम कराइए, लीडरशिप स्किल्स पे काम कराइए. अब मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, इसमें क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल स्किल पे काम कराइए. मींस प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि वो प्रैक्टिकली तैयार हो जाए, वो टैलेंट आपका मैन्युफैक्चर हो जाए नेक्स्ट रोल के लिए, तो आप उसके साथ बैठ के लीडरशिप के अलावा इस पे काम करें, सिचुएशनल लीडरशिप पे. कभी आप उसको फाइनेंशियल असाइनमेंट दीजिए, कभी आप उसको ऑपरेशनल असाइनमेंट दीजिए, कभी सप्लाई चेन का असाइनमेंट दीजिए, तो कभी कमर्शियल का असाइनमेंट दीजिए. आप उसको 100% उन असाइनमेंट्स पे मेजर ना करें, आप उसकी लीडरशिप इंटेंट को मेजर करें कि ये प्रेशर में आके इन सारी असाइनमेंट्स को देख के कैसे बिहेव करता है, क्योंकि काम में रहेगा, काम तो सीख ही जाएगा वो टैलेंट. देन नंबर 4, लॉन्ग टर्म रिटेंशन. रिटेंशन जो होती है, अगर आप उसको अच्छी सैलरी देते हैं, नॉर्मल टैलेंट से ज्यादा बेनिफिट्स एंड पर्क्स देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, और इसकी कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स की स्ट्रेटजी नॉर्मल लोगों से डिफरेंशिएटेड कर देते हैं, तो ऐसा टैलेंट आपके साथ लॉन्गर रन स्टे करेगा. नंबर 6, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती हैं, और एग्जीक्यूटिव कमिटीज के अंदर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 15 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 15 डिपार्टमेंट के सुपर हीरोज उस कमेटी का हिस्सा होते हैं. तो इस कमेटी का उसको हिस्सा बना दीजिए ताकि एक ही वक्त में वो 15 डिपार्टमेंट की डिफरेंट चीजों को लर्न कर सके, सीख सके. दैट इज कॉल्ड व्हाट, सुपरविजन विद द लीडर्स. और ऐसे लोग हमेशा 125% परफॉर्म करते हैं, उससे भी ज्यादा, तो ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए 2.59 अबव रेटिंग मिलनी चाहिए या मिलती है. नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट परफॉर्मिंग कैटेगरी, 70% ऑफ एम्प्लॉइज प्रेजेंट. ये वो लोग हैं जिन पे भी हमें स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है. ये लोग अपनी बेसिक चीजों को पूरा कर चुके हैं, ये लोग रेडी हैं नेक्स्ट रोल में जाने के लिए. यूं समझ लीजिए, जो ग्रीन पार्ट ऑफ दिस स्लाइड है, फ्यूचर एम्प्लॉइज वाली जो स्लाइड है, वो लोग हैं जो बी टीम में खेल रहे हैं,
नेशनल टीम में खेल रहे हैं। ये जो येलो पार्ट ऑफ द स्क्रीन है, परफॉर्मिंग स्क्रीन है, ये फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, ये रेडी हैं। जैसे ही ग्रीन में जगह खाली होगी, इस येलो पार्ट को वहां पर मूव करवा दिया जाएगा। लेकिन इनमें कुछ कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, जिस पे हम बात करेंगे, और वीकनेसेस को कैसे फुलफिल करना है, कैसे उस गैप को ब्रिज करना है, उस पर बात करेंगे। ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डालिए। लेकिन जो फ्यूचर एम्प्लॉयज उनको ट्रेनिंग में नहीं डालेंगे, उनको रियल प्रोजेक्ट्स में डालेंगे। लेकिन ये लोग पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, इनकी करंट कॉम्पिटेंसीज फॉर करंट जॉब के हिसाब से काम करवाएंगे। तो ये मैं बार बार जो है ना प्रीवियस वीडियोस में बोल चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा यहां पर रिपीट कर रहा हूं। कॉम्पिटेंसीज फॉर करंट जॉब का मतलब है वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हमारा एम्प्लॉय किस कैटेगरी का टैलेंट है। नंबर 1, MS कैटेगरी, मैनेजिंग सेल्फ वाली कैटेगरी। MO मींस मैनेज अदर्स वाली कैटेगरी, मतलब खुद असिस्टेंट या मैनेजर है, इसके अंडर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स काम करते हैं। तीसरी कैटेगरी है MM मींस मैनेज मैनेजर्स, खुद सीनियर मैनेजर है, इसके अंडर में एक मैनेजर काम कर रहा है। उसके बाद होता है MF मैनेज फंक्शंस, HOD ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसके बाद होता है MB मैनेज बिजनेस, मतलब एक सर्टेन पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। ME का मतलब है मैनेज एंटरप्राइज, मीन CEO लेवल कैटेगरी का बंदा है। नंबर 2, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्केल है, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि 3 सालों में इस टैलेंट को कहां मूव करना है, लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में इसको 5 सालों में हमें कहां मूव करना है या हमें इसे सेपरेट करना है। नंबर 3, इसके रिवॉर्ड सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए, मार्केट कंपैटिटिव होने चाहिए। अगर मार्केट ग्रोथ देती है 25%, तो ऐसे लोगों को हमें 30 to 35% ग्रोथ देनी चाहिए ताकि वो टैलेंट हमारे साथ स्टे कर सके। नंबर 4, टारगेट्स आर विद इन द स्कोप ऑफ करंट जॉब। इसको हम एक्स्ट्रा टारगेट्स नहीं देंगे, स्ट्रेच असाइनमेंट्स नहीं देंगे, इसको 100% ऑब्जेक्टिव्स देके 100% ऑब्जेक्टिव्स पे मेजर करेंगे। ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1.5 और बिटवीन 2.59 के नीचे नीचे इनकी रेटिंग्स आती है, और ऐसे एम्प्लॉइज 100% परफॉर्म करते हैं। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट पार्शियली परफॉर्मिंग। 10% एम्प्लॉइज पास्ट। 10% पास्ट हमने क्यों लिखा कि ऐसे एम्प्लॉइज के साथ हम लॉन्ग टर्म में काम नहीं करते। ऐसे एम्प्लॉइज के साथ या तो PIP परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स बनाते हैं, या ऐसे एम्प्लॉइज को हम सेपरेट कर देते हैं, जिसको आप कह सकते हैं रेजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन। नंबर 1, रिवर्स प्रोबेशन। अगर ऐसे एम्प्लॉइज प्रोबेशन पे हैं तो उनकी प्रोबेशन हम कंटिन्यू नहीं करते, मींस उनकी कंफर्मेशंस नहीं करते, या तो उनको एक्सटेंशन पे लगाते हैं या तो हम उस कंपनी से निकाल देते हैं। नंबर 2, सर्वाइवल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर मेजर कॉम्पिटेंसी डेफिसिट। ऐसे लोगों को कहते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू इम्प्रोवाइज हो जाएं, वरना हम उनको पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट मींस वार्निंग, शो कॉज नोटिस, 3 वार्निंग के बाद स्ट्रेट टर्मिनेशन कर देते हैं। नंबर 4, इंटेंसिव कोचिंग एंड सुपरविजन। इंटेंसिव कोचिंग को थोड़ा सा अगर हम आगे ले जाएं, हम उनको माइक्रो मैनेज करते हैं, डेली, वीकली, मंथली गोल्स बनाते हैं, इनका साल का वेट नहीं करते, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मेजर करते हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो हम एक सख्त फैसला इनके लिए ले लेते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रेड कैटेगरी एम्प्लॉइज। ये वो एम्प्लॉइज होते हैं जो बिलो 1.5% की रेटिंग ले रहे होते हैं, और इनके टारगेट अचीवमेंट हमेशा 75% से कम होती है। और अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो ऐसे लोगों को 4% इंक्रीमेंट मिलता है, परफॉर्मिंग को तकरीबन 4 से 8% इंक्रीमेंट की कैटेगरी में लेकर आते हैं। फिर अगर हम 100% एम्प्लॉयज को देखें तो उनका इंक्रीमेंट जो होता है वो 6 to 10% होता है। और अगर हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज की, उनका इंक्रीमेंट 10 to 14% का इंक्रीमेंट लगता है, या मैक्सिमम 14% एज वेल। नाउ फर्दर, जैसे हमने पास्ट में हमने बात की, यू कैन सी हियर check equals to rating of target achievement versus link to reward and new goals. Performance equals to what and how, plan के अंदर goal setting, development of planning, do के अंदर performance reviews, check के अंदर performance review and ratings, और आप जो लाइन देख रहे हैं diagonally, उसके अंदर आएगा 125+% जो टारगेट अचीव करेगा वो कहलाएगा एक्सेलिंग, 75% to 125% करेगा उसको बोलेंगे परफॉर्मिंग, 0 to 75% परफॉर्म करेगा उसे कहेंगे हम नॉन परफॉर्मर्स,
या ऐसे एम्प्लॉइज जो हमारी कैटेगरी के हिसाब से बेल कर्व के लेफ्ट एंड पे आते हैं, और ऐसे एम्प्लॉइज के साथ तमाम एम्प्लॉइज जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ फीडबैक, कोचिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन सेट करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। एक्शन जब आता है तो उस पर हम बात करते हैं परफॉर्मिंग अग्रीमेंट पे, और परफॉर्मेंस अग्रीमेंट पे हम डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं। वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस डॉक्यूमेंट, एंड दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड